ठीक है मैम। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मल्टीमीडिया जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनको हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद वो कंटेंट हम कहाँ कहाँ से एक्वायर करते हैं, कहाँ कहाँ से उनको लेते हैं, फिर उनको अगर हम जो है डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं उसके लिए कौन कौन से राइट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर उन कंटेंट्स को किस तरह से यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए जो टैलेंट चाहिए होगा वो डिफरेंट सोर्सेज से किस तरह से हमने लेना है। तो सबसे पहले कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन टू कंटेंट्स। कंटेंट डिफाइन द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल। अब प्रोजेक्ट की कंटेंट्स या कंपोनेंट्स वो हर चीज होगी जो प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगी या कोई मटेरियल होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है वो भी हमारा कंटेंट है, वो भी हम यूज कर रहे हैं। कोई मटेरियल है वो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो भी कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। कंटेंट्स कैन हैव लो एंड हाई प्रोडक्शन वैल्यू। अब कुछ कंटेंट्स ऐसे होंगे जिनकी बड़ी हाई प्रोडक्शन वैल्यू होगी, उनके बगैर हमारा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होगा। और कुछ ऐसे होंगे जिनकी लो वैल्यू होगी, इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी होंगे, जिनको हम कहते हैं कुछ बाद में हम लोग इम्बेड कर लेंगे, ये ना भी हुए तो जो है वो चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्रायोरिटी होती है हर एक कंटेंट की अपनी। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंटेंट आर फिल्म, वीडियो, फोटोग्राफिक कलेक्शंस एंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन बेसिस, ठीक है। अब मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है तो उसके लिए क्या कंटेंट्स हमारे पास हो सकते हैं? कोई ऑडियो, कोई वीडियो, साउंड, एनिमेशन, कोई फिल्म, कोई वीडियो क्लिप, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, कोई इमेज, यही वाले सारे कंटेंट्स होते हैं हमारे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। कंटेंट कैन बी आइदर क्रिएटेड और एक्वायर्ड। अब ये कंटेंट्स हम खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, और इनको किसी आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज से इनको एक्वायर भी कर सकते हैं। तो ये बेस करता है कि कंटेंट क्या और जो है वो खुद बनाना है या उसको कहीं से आउटसोर्स करना है। एक्वायरिंग कंटेंट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब वो कह रहे हैं अगर हम जो है ये आउटसोर्स करते हैं, एक्वायर करते हैं कंटेंट्स को, ठीक है, या आउटसोर्स नहीं भी करते, वैसे भी कंटेंट्स को जो है जो डाटा कलेक्शन होती है इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है और ये एक्सपेंसिव टास्क होता है, ठीक है। इसके ऊपर टाइम भी ज़्यादा लगता है। फिर जब सारा डाटा हमारे पास कंटेंट्स आ जाते हैं फिर उनको मर्ज करना या इनको फ्लो देना जो है वो थोड़ा जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। Financial planning and allocation of sufficient time are important aspect of content acquisition. ठीक है। अब कंटेंट एक्विजिशन के लिए आपने ये भी साथ में देखना आपकी फाइनेंशियल प्लान जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। एलोकेशन ऑफ टाइम सफिशिएंट हो, ठीक है। फिर कंटेंट्स लेने के लिए टाइम भी इनफ हो आपके पास, ठीक है। ये ना हो कि जल्दी जल्दी में आधे लिए आधे छोड़ लिए। और जो फाइनेंशियल प्लान है वो भी पूरी तरह से होना चाहिए, मीन्स आपका फाइनेंस भी जो है वो होना चाहिए कि आप उसको जो है टाइम टू टाइम फौरन से एक्वायर कर लें। ये ना हो कि जब जरूरत हो तब आपके पास बजट ही ना हो। Pre-existing contents can be obtained from a variety of sources. अब pre-existing contents हैं, contents different companies and different organization है जिन्होंने ये contents बना के पहले से रखे होते हैं, तो वो जस्ट हमें जरूरत होती है हम वहाँ से एक्वायर कर लेते हैं। अब वो जो हम कह रहे हैं कि प्री एग्जिस्टिंग कॉन्टेंट्स हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग लेते हैं, वो कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाला जो है क्लिप आर्ट कलेक्शन है। हमारी विंडोज के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर एक क्लिप आर्ट गैलरी पड़ी होती है जहाँ पे कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस, कुछ साउंड्स वगैरह पहले से बने हुए पड़े होते हैं, हम उनको भी यूज कर लेते हैं एज अ सैंपल। कुछ जो है कमर्शियल स्टॉक हाउसेज हैं, ठीक है, to ensure license work divided of copyright infringements, ठीक है। कुछ जो है कमर्शियल स्टॉक हाउसेज बने हुए हैं स्पेसिफिक इन कंटेंट्स को बनाने के लिए। ये स्टॉक हाउसेज है जहाँ पे ये कंटेंट्स जो है वो बना के रखे होते हैं। फिर जब हम वहाँ से कंटेंट्स वगैरह लेते हैं तो हमें वहाँ की लाइसेंसिंग, वहाँ के कॉपीराइट जितने भी रूल्स है उनको ओबे करना होता है और प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है उनको लेना होता है। किसी भी तरह से उनको जो है वो हम डिसोबे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा फोटो, साउंड, लाइब्रेरीज, स्टॉक फुटेज हाउसेस, ठीक है, ये डिफरेंट और तरह के हैं जहाँ पे साउंड्स की अलग से गैलरी है, साउंड्स फोटोज की अलग से है, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के लिए अलग से बन के रखते हैं। पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स बनते हैं आउटसाइड द कंट्री वहाँ पे जो है ये अलग से स्टॉक हाउसेज होते हैं, स्पेसिफिकली इनके लिए डाटा बेसिस मेंटेन की होती है।
The National Archives in Washington for a rich source of content, both copyrighted as well as the public domain. उसके अलावा नेशनल आर्काइव्स है एक वाशिंगटन के अंदर। आर्काइव्स कहते हैं जब हम अपनी फाइल्स वगैरह को जो है कंप्रेस करके रख देते हैं, तो नेशनल लेवल की इन्होंने आर्काइव्स बनाई हुई है वाशिंगटन के अंदर, जहाँ पे जो है कंटेंट्स जो है बना के रखे होते हैं। ठीक है, अब वो कंटेंट्स जो है पब्लिक डोमेन भी है, मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ लाइसेंस है। ठीक है, जस्ट आप उनको यूज कर लेते हैं, जैसे हम गूगल करते हैं डिफरेंट इमेजेस हमारे पास आ जाते हैं जिनकी कोई लाइसेंसिंग नहीं है, कोई जो है वो पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और कुछ जो है कॉपीराइटेड है। कॉपीराइटेड के अंदर क्या होगा कि आप प्रॉपर उसको जो उसकी कॉपीराइट रूल्स है उनको ओबे करके और लाइसेंसिंग करवा के इस तरह से यूज करते हैं। The right should be licensed to use copyrighted material before a project is developed। ठीक है, अगर आप copyrighted material ले रहे हैं तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप वहाँ पे जो है खुद को लाइसेंस करवाएंगे। उस लाइसेंस प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है आप उन कंटेंट्स को यूज कर सकते हैं, ऐसे एक्सेसिबल नहीं होते। ठीक है, जो ऐसे एक्सेसिबल हो जाते हैं वो पब्लिक डोमेन होते हैं, इमेजेस जो भी वीडियोस वगैरह। Rights for unlimited use should be required as the content can be altered anytime। ठीक है, अगर हम कहते हैं हमने बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कंटेंट्स यूज करने हैं तो उसके लिए क्या है, राइट्स जो हमें लेने पड़ते हैं। ड्यूरेशन हमें ये राइट्स के अंदर मिलती है कि हम इतने ड्यूरेशन के लिए ये हमें राइट्स मिल रहे हैं, या फिर 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर कितने ड्यूरेशन के लिए हम ये राइट्स हमें ये जो है वो रिजर्व कर रहे हैं हमारे लिए। वरना ऐसा होता है कि अगर राइट्स नहीं लिए गए होते तो कंटेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करती रहती है, उनको मॉडिफाई करती रहती है, तो फिर आपके कंटेंट्स जो है वो उस तरह से नहीं मिलेंगे जिस तरह से होंगे। अब few issues to be considered when negotiating for rights in। अब जो है जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं कि कंटेंट्स लेने के लिए कुछ राइट्स होते हैं, तो उन राइट्स के लिए तो उसमें कुछ जो है वो इश्यूज आते हैं। वो कौन कौन से इश्यूज हैं वो देख लेने हैं कि जब हम राइट्स ले रहे हैं कोई मटेरियल यूज करने के लिए, तो सबसे पहले द मैनर इन विच द कंटेंट इज डिलीवर्ड। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि आपके कंटेंट्स किस तरह से डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, आपने वो कंटेंट्स किस तरह से एक्वायर करने हैं। द पीरियड फॉर द लाइसेंस, अब जो कितने टाइम पीरियड के लिए आपने लाइसेंसिंग करवाई है, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, कितने टाइम के लिए। एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। अब आपका लाइसेंस एक्सक्लूसिव है या नॉन एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के अंदर होगा कि वो लाइसेंस जो कि जस्ट एक पर्सन को एक टाइम पे एलोकेट किया गया है वही इसको यूज करेगा। जब उसका लाइसेंस खत्म होगा फिर वो वाले कंटेंट दूसरे को एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, जबकि नॉन एक्सक्लूसिव के अंदर ये है कि एक मटेरियल जो है वो एट द सेम टाइम मल्टीपल लोगों को जो है एलोकेट किए जा सकते हैं, मल्टीपल लोगों को सेम कंटेंट्स के लिए जो है वो राइट्स दिए जा सकते हैं। तो आपके लाइसेंस जो है वो किस तरह का, एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव। लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके लिए आपकी लोकेशन जो है वेरीफाई की जाती है। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी एम्प्लॉयड, फिर कितना आप जो है रिक्वायर कर रहे हैं कंटेंट, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो देखी जाती है। और टाइप्स ऑफ राइट, आपको कौन कौन से राइट्स जो है वो ग्रांट किए गए हैं, कितने टाइम के लिए किए गए हैं, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, आप सिर्फ उन कंटेंट्स को यूज कर सकते हैं या उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने अलावा किसी दूसरे को भी शेयर करवा सकते हैं। कौन कौन से राइट्स हैं वो टाइप्स ऑफ राइट्स के अंदर आ जाएंगे। फर्दर कुछ और इश्यूज हैं, द क्रेडिट लाइन और एंड क्रेडिट फॉर द डिस्प्ले। अब यहाँ पे क्रेडिट लाइन एंड क्रेडिट जो है इसके अंदर आ जाता है कि आप जब ये कंटेंट्स लेते हैं तो इसकी पेमेंट के लिए आप जो भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज करते हैं उसके ऊपर जो आपकी एक्स्ट्रा की पेमेंट हमें करनी पड़ती है, क्रेडिट कार्ड यूज जो हम करते हैं सर्विसेज उसकी पेमेंट आ जाती है। उसके अलावा आप जो अगर बारो करते हैं कुछ के पेमेंट जो हम बाद में कर देंगे ड्यूरेशन के बाद, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, पेमेंट के लिहाज से। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए। नेक्स्ट वन इज whether the content owner has the authority to assign rights। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कंटेंट ऑनर है जिसके वो कंटेंट्स हैं, क्या उसको ये अथॉरिटी है कि वो ये राइट्स जो है आगे फर्दर किसी को दे सके। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि जो कंटेंट ऑनर होते हैं ना वो अपने कंटेंट्स जो है सेल आउट कर देते हैं, फिर उनके पास भी वो अथॉरिटी नहीं रहती है कि वो अपने कंटेंट्स को अगर किसी को साइन कर सके। whether additional rights are required to use the content।
ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि क्या जो राइट्स आपको मिल गए हैं उसके अलावा कोई और एडिशनल राइट भी हमें लेने पड़ेंगे उन कंटेंट्स को यूज करने के लिए, कि जस्ट जो टर्म एंड कंडीशन जो स्पेसिफाई होगी उसी के ऊपर हम लोग उसको यूज करेंगे। द पेमेंट फॉर द कॉपीराइट ऑनर, अब जो पेमेंट सिस्टम है कॉपीराइट ऑनर के लिए वो किस तरह से आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं। द फॉर्मेट फॉर रिसीविंग द कंटेंट, फिर आप जो कंटेंट्स आपने एक्वायर किए हैं उनको रिसीव किस फॉर्मेट के अंदर करना है। ठीक है, एक तो इसके अंदर मीडियम भी आ जाएगा, फॉर्मेट भी आ जाएगा कि आप उन कंटेंट्स को जो है ऑनलाइन यूज कर रहे हैं या प्रॉपरली आप उनको जो है किसी फिजिकल मीडियम के अंदर लेके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, और किस फॉर्मेट के अंदर जो है आप उनको ले रहे हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। आवाज आ रही है अब आप लोग को? यस मैम, अभी तो आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग कंटेंट्स। When a work is created, certain rights are granted to its creator. अब जब कोई काम किया जाता है, एक डिफरेंट काम किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो कुछ राइट्स जो है उसके क्रिएटर को दे दिए जाते हैं। ठीक है, जिस इंसान ने वो काम किया होता है, जो क्रिएटर होता है उस काम का, उसको कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, कि ये इसने बड़ा अच्छा काम किया, उसकी जो है अब वो जब पब्लिश होना उसका काम, तो उसको कुछ राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। And electronically rights enable creator to publish work in a computer based storage and delivery medium or on the web. अब वो क्रिएटर को जो राइट्स दिए गए हैं ना, उस राइट्स की बेस के ऊपर वो क्या करेगा, अपने टास्क को जो है पब्लिश कर देगा। ठीक है, ओवर द इंटरनेट। अब ये आजकल कंप्यूटर बेस्ड हमारे सिस्टम है, कंप्यूटर बेस के ऊपर जो है जितना भी हमारा सॉफ्ट फॉर्म के अंदर काम होता है उसके साथ हम जो है वो जो भी राइट्स वगैरह दिए गए होते हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शन होती है उसके ऊपर जो है हम लगा देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कुछ पीडीएफ, कुछ रिसर्च पेपर वगैरह ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, आप उनको कॉपी करना चाहें तो वो कंटेंट्स कॉपी नहीं हो रहे होते वहाँ से। ठीक है, तो जब आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं वो कोई अजीब से सिम्बल्स बन जाते हैं, तो वो क्या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस दे दी जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली राइट्स जो है आजकल मोस्टली चाह रहे हैं, जो क्रिएटर काम करता है उसको ये राइट्स दे दिए जाते हैं कि वो अपने काम को किस तरह से जो है प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर किस तरह से उसको सेव कर सकता है। पब्लिक डोमेन मीन्स आइदर द वर्क वाज नेवर कॉपीराइटेड और द एक्सपायर्ड कॉपीराइट प्रोडक्शन हैज नॉट बीन यूज्ड। ठीक है, अब पब्लिक डोमेन जो काम है ना, चाहे वो इमेजेस है, वीडियोस, जो चीज़ की यूज हो रही है पब्लिक डोमेन, उसका ये मतलब है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ परमिशन है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जस्ट उनको यूज कर लेते हैं। उसका क्या है कि पब्लिक डोमेन या तो वो काम करके उसको जो है कोई कॉपी राइटिंग नहीं की गई, जस्ट ऐसे ही पब्लिश कर दिया है, ओपन सोर्स जो मर्जी यूज करे, या फिर ये है कि अगर उसके लाइसेंस वगैरह एक्सपायर हुए हैं तो उसको दोबारा से रीन्यू नहीं किया। ठीक है, तो वो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोई इसको यूज करता जा रहा है। तो ये पब्लिक डोमेन्स जो है वो कंटेंट्स होते हैं। पब्लिक डोमेन मटेरियल कैन बी यूज फ्रीली विदाउट लाइसेंस, तो इसके लिए किसी हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, हम जस्ट जो है इनको यूज कर लेते हैं। Copyright protection applies to original work of authorship fixed in any tangible medium of expression. The owner permission must be obtained before a work is used. ठीक है, अब जो कंटेंट्स हम यूज कर रहे हैं उस कंटेंट का जो ऑनर है, उन कंटेंट्स का जो क्रिएटर है, उसकी परमिशन मस्ट होती है। ठीक है, उससे परमिशन लेके लाइसेंसिंग करवा के जो भी आपके अकाउंट्स वगैरह हैं उसके बाद ही हम जो है उन कंटेंट्स को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कि अब वो जो हमने कॉपीराइट लिया है मटेरियल, उसको यूज करने के लिए उसकी ऑथरशिप हम लेते हैं। ऑथरशिप लेते तो ये एक विजिबल टेंजिबल मीडियम की फॉर्म में हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे अगर हम कोई स्लाइड्स हमने ले ली है या कोई इमेज ले लिया है तो उसके ऊपर कोई लोगो लगा होगा, कोई उसका जो है वो टेंजिबल वहाँ पे कोई एक्सप्रेशन शो हो रहा होगा। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो है इस ऑनर की ऑथरशिप है, ये हम उस कंपनी का यूज कर रहे हैं, ये चीज हम जो है इस ऑथर की यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कोई रिसर्च पेपर जो है रीड करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिकली ऊपर जो है सारा लिखा होता है कि ये जो है इस ऑथर का है, इस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है, तो सारी उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। इस तरह से यहाँ पर भी जो है वो जो ऑथरशिप ली जाती है, कॉपीराइटेड मटेरियल यूज किया जाता है, उसके फुल जो है राइट्स वहाँ पे लिखे हुए होते हैं।
Various rights management technology are emerging and competing to become an industry standard. Any text or images that is copied or incorporated require the permission of owner. Such incorporated work is referred to as derivative work. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंट राइट्स मैनेजमेंट के लिए आजकल जो है डिफरेंट कंपनीज हैं वो compete कर रही हैं, ठीक है। कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट स्टाइलिंग आपको देती है, डिफरेंट जो है राइट्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज आपको देती है, जिसकी बेस के ऊपर आप स्टैंडर्ड बना लेते हैं। आप कहते हैं मैंने जो है ये उस स्टैंडर्ड का जो है ये कंटेंट यूज किया है, या उस ब्रांड का या उस स्टैंडर्ड का या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये कंटेंट यूज किया है, ठीक है। तो इससे क्या है, इनके दरमियान जो है कंपटीशन बढ़ रहा है और फिर हर कोई जो है वो ज़्यादा अच्छे राइट्स जो है वो एक्वायर करता है। फिर दूसरी बात ये कि ये डेरिवेटिव वर्क कौन सा होता है। डेरिवेटिव वर्क होता है कि जो ओरिजिनल काम किया हुआ है किसी ऑनर ने, उसकी परमिशन से उसके वर्क में से कुछ कंटेंट्स को यूज करके, कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके, कुछ उसके अंदर अपना काम ऐड करके जो नया एक काम पब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम डेरिवेटिव वर्क कहते हैं। कि ये फर्स्ट ओरिजिनल टास्क से ड्राइव हुआ हुआ काम है, ठीक है। उसके कंटेंट्स के अंदर कुछ वेरिएशंस करके जो है हम ये डेरिवेटिव वर्क बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंटेंट्स हम यूज करते हैं ये प्रॉपर परमिशन के थ्रू करते हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं यूज कर लेते हैं। It is important to obtain a written agreement from every individual contributing to the work, ठीक है। जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे रिटर्न एक एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है। डेवलपिंग प्रोजेक्ट इंक्लूड्स डिजाइनिंग इंटरफेस, राइटिंग टेक्स्ट, प्रोग्रामिंग कोड्स एंड प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल स्कोर, साउंड इफेक्ट्स एंड वीडियो, जो भी है, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट्स है जो कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज होता है, और यूज करने के लिए जितने भी लोग प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वॉल्व हैं उन सबसे रिटन एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाया जाता है, ठीक है। Several factors must be weighted to determine whether the individual is legally an employee or an independent contractor. अब वो जो हर एक इंसान से, हर एक जो वहाँ पे स्टेक होल्डर है या फिर काम करने वाला है, उससे रिटन एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या कोई एक इंडिविजुअल है, कोई भी, जैसे मैं हूँ, मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लिंक नहीं है, मैं कोई कॉपीराइटेड टास्क जो है वो लेना चाहूँ, उसके लिए लाइसेंस करवाना चाहूँ, तो वो देख रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल खुद से एक्वायर कर रही हूँ या मेरा किसी कंपनी, किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लिंक है और मैं उसके थ्रू ये कंटेंट्स लेना चाह रही हूँ, मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि वो एम्प्लॉय जो है लीगली कोई एम्प्लॉय है या कोई इंडिपेंडेंट क्रिएटर है, ठीक है। These factors include the place of work, the relationship between the parties, and the provision of tools and equipment, ठीक है। इसके अंदर ये भी साथ देखा जाता है कि प्लेस ऑफ वर्क क्या है, किस एनवायरनमेंट के अंदर काम हो रहा है, डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मीन्स प्रॉपर देख के फिर ही कोई अपना कॉन्टेंट देता है, ऐसी कॉन्टेंट नहीं दे देते कि इसकी पेमेंट मेरी है तो कॉन्टेंट देख ले। अगर जो किसी बैड सेक्टर के अंदर आपका एक अच्छे वाला कॉन्टेंट यूज हो रहा है तो उसके अंदर उस बैड सेक्टर की वजह से आपका कंटेंट भी जो है वो बुरा समझा जाता है। तो इस तरह से प्रॉपर हर चीज को वेरीफाई करके तब भी कंटेंट्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं, हर एक को कंटेंट्स एलोकेट भी नहीं किए जाते। अब पीछे तो कंटेंट्स की बात थी, अब यहाँ पे टैलेंट की बात आ गई कि अब कंटेंट्स को यूज करना है तो उसके लिए टैलेंट कहाँ से एक्वायर करना है। द रिक्वायर्ड प्रोफेशनल कैन बी लोकेटेड बाय, अब उन कंटेंट को यूज करने के लिए, उन कंटेंट्स को बनाने के लिए हमें जो है वो स्किलफुल प्रोफेशनल की जरूरत है, ठीक है। वो प्रोफेशनल अब कहाँ से आएंगे? कॉलिंग अ टैलेंट एजेंसी एंड एक्सप्लेनिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरे कंट्रीज के अंदर टैलेंट एजेंसीज होती हैं जहाँ पे प्रॉपर हर एक स्किल से रिलेटेड टैलेंट वाले जो है प्रोफेशनल होते हैं और स्पेसिफिकली वो एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए काम कर रहे होते हैं। हमारी तरह नहीं है कि जो जहाँ से भी आया उसको बस यूज कर लिया, वही कोडर है, वही टेस्टर है, वही डिबगर है, वही जो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए, वही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए नहीं, ठीक है। तो हर एक टैलेंट के लिए अलग अलग से एजेंसीज मेंटेन की गई है। कॉलिंग द टैलेंट एजेंसी एंड एक्सप्लेनिंग द रिक्वायरमेंट्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स बता दी, रिव्यूइंग सैंपल टेप्स एंड अरेंजिंग ऑडिशन, ठीक है। उनके जो सैंपल्स वगैरह पहले से कुछ है रिकॉर्डिंग उनको चेक कर ली, ऑडिशन वगैरह जो है उनको अरेंज किया, एडवर्टाइजिंग फॉर कास्टिंग कॉल्स फॉर स्क्रीन और ऑडियो ऑडिशन, ठीक है। फिर आपने जो भी ऑडियो ऑडिशन है, स्क्रीनिंग ऑडिशन है, जैसे भी है
उसके लिए एडवर्टीजमेंट की प्रॉपर चैनल के थ्रू, ठीक है। ऑर्गेनाइज नॉन यूनियन ऑडिशन, और जो है उससे नॉन यूनियन ऑडिशन जो है वो पहले नॉन यूनियन एडिशन ऑडिशन जो है वो वाले होंगे जो कि इतने फॉर्मल नहीं है, ठीक है, जो कि किसी खास एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूनियन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मतलब थोड़ा सा आप ये कह लें कि थोड़ा सा अनऑफिशियल टाइप का, किसी स्पेसिफिक यूनियन के साथ जो इनका कंसर्न नहीं है। तो उसके लिए क्या है, टैलेंट एजेंसी से लोगों को एक्वायर किया, उनके एडिशन पहले वाले देख लिए, न्यू एडिशन उनके लिए जो है वो अरेंज किए और उसकी बेस के ऊपर उनका टैलेंट देख लिया। लेकिन यहाँ पे दो जो है ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है, AFTRA और SAG। अब ये कौन सी है? AFTRA अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट एंड स्क्रीन एक्टर गिल्ड, ये दो जो है यूनियन कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है। ये दोनों यूनियन कॉन्ट्रैक्टर मींस ये प्रॉपर ऑफिशियल जो है ये टैलेंट एजेंसीज है। लेकिन ये क्या है, इनके जो है लॉन्ग टर्म बड़े लेंथी टाइप और डिटेल टाइप के इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और है ये दोनों सेम टाइप के, ठीक है। लेंथी इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बड़े डिटेल के अंदर, शेयरिंग द सेम लैंग्वेज एंड सेम डिस्क्रिप्शन, लेकिन ये है सेम टाइप की दोनों ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, AFTRA और SAG के लिए a release form grants certain permission. It specifies the term under which the material made during a recording session can be used. अब यहाँ पे भी क्या है, प्रॉपर परमिशन के लिए जो है फॉर्म्स जो हैं वो साइन करवाए जाते हैं, फॉर्म के ऊपर प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको जो है जब एक्सेप्ट किया जाता है, उनको जो है एक्सेप्टेंस के बाद ही परमिशन मिलती है कि हम ड्यूरिंग सेशन जो है ये वाला मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर दैट ऑल टैलेंट इवन फैमिली एंड को वर्कर साइन अ रिलीज फॉर्म ऑफ अपेयरेंस ऑन टेप, ठीक है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, को वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो अपना एक्सेप्टेंस फॉर्म देंगे। जब ये श्योरिटी हो जाएगी उसके बाद ही वो टैलेंट कंटेंट्स वगैरह जो है वो यूज हो सकता है, ठीक है। मीन्स की बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, बड़ी फॉर्मेलिटीज है, उन सबको फुलफिल करने के बाद ही वो कंटेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। बस यही तक था।